बिल्हौर इंटर कॉलेज बिल्हौर कानपुर नगर के सेल्फ फाइनेंस विंग के शिक्षकों द्वारा कोरोना काल में ऑनलाइन शिक्षण के प्रयास। कोरोना से लड़ेंगे भी, ऑनलाइन पढ़ेंगे भी। विषय जीव विज्ञान कक्षा 11 में आज आपको इकाई 1 पढ़ाई जाएगी और इस इकाई 1 में जो इकाई 1 है सजीव जगत की विविधता। सजीव जगत की विविधता, इसमें वर्गीकरण एवं वर्गीकी, वर्गीकरण एवं वर्गीकी। वर्गीकी में प्रयुक्त साधन, प्रयुक्त साधन, प्रयुक्त साधन यानी जैसे म्यूजियम, हार्बेरियम, पादप उद्यान यानी बोटेनिकल गार्डन, इतना जो अध्याय 1 में सजीव जगत की विविधता में है। अध्याय 1 ये है, अध्याय 1, अध्याय 1 जो है सजीव जगत, सजीव जगत। इसमें इतना कोविड-19 की वजह से कोर्स से हटा दिया गया है। सजीव जगत की विविधता यानी इकाई अध्याय 1 में सजीव जगत में वर्गीकरण हटाया गया है एवं वर्गीकी भी हटा दी गई है। वर्गीकी में प्रयुक्त साधन जैसे म्यूजियम और हार्बेरियम और पादप उद्यान, इतना कोर्स से हटा दिया गया। लेकिन क्या क्या कोर्स में पढ़ना है सजीव जगत में वो देख लें। सबसे पहले आपको पढ़ना है सजीव क्या है, यानी सजीव क्या है। इसके बाद दूसरा पढ़ना है जैव विविधता, अध्याय इसमें पाठ पढ़ेंगे। तो पहले सजीव जगत अध्याय में सजीव जगत को पढ़ने से पहले जीव विज्ञान शब्द पे जाएं। इतना समझ में आ गया होगा कि सजीव जगत की विविधता ये इकाई 1 है। इसमें वर्गीकरण एवं वर्गीकी, वर्गीकी में प्रयुक्त साधन यानी म्यूजियम, हार्बेरियम, पादप उद्यान, ये कोर्स में नहीं है। अध्याय में क्या क्या है यानी सजीव जगत अध्याय, इसमें सजीव क्या है, जैव विविधता, और इसके बाद जो जैसे जैसे वीडियो अपलोड होगा उसे क्लास बताते चलेंगे। तो सबसे पहले जीव विज्ञान लेते हैं। जीव विज्ञान क्या है? जीव विज्ञान, जीव अंग्रेजी में कहेंगे बायोलॉजी यानी बायोलॉजी। ये जो बायोलॉजी शब्द है ये ग्रीक भाषा से लिया गया है, ग्रीक भाषा से। और बायो मीन्स होता है लिविंग, लिविंग भी कह सकते हैं, लाइफ भी कह सकते हैं और बोथ भी कह सकते हैं। और लार्गस माने होता है स्टडी, स्टडी। इन दो शब्दों से मिलकर बना है। फिर समझ लें, ग्रीक वर्ड बायो मीन्स लिविंग और लार्गस माने स्टडी। यानी अब परिभाषा इसी आधार पर निकल आएगी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं उसे जीव विज्ञान कहते हैं। परिभाषा देख रहे हैं, जीव विज्ञान की वह शाखा या विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा, वह शाखा जिसके अंतर्गत
हम जीवों का अध्ययन करते हैं, जीवों का अध्ययन करते हैं, जीव विज्ञान करते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। अब जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं उसे जीव विज्ञान कहते हैं। इसके अंदर जीव विज्ञान में कुल मिला के पेड़ पौधे और जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार से हम परिभाषा को थोड़ा और बदल भी सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधे और जंतुओं का अध्ययन करते हैं उसे जीव विज्ञान कहते हैं। यानी जीव का मतलब है जंतु और पौधे दोनों का अध्ययन, इतने ही हैं सभी। तो अब यहाँ पे सबसे पहले जो जीव विज्ञान की परिभाषा के बाद ये जो शब्द है बायोलॉजी, इस शब्द के बारे में अभी हम आपको बता चुके हैं, लेकिन ये शब्द कब आया है इसको देख लें। 1802 में इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क और ट्रिवेरेनस ने किया था। लैमार्क और ट्रिवेरेनस ने किया था, ट्रिवेरेनस ने। फिर समझ लें, जीव विज्ञान या बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1802 में लैमार्क और ट्रिवेरेनस ने किया था। अब ये जो बायोलॉजी है या जीव विज्ञान है, इसकी दो प्रमुख शाखाएं बना दी गई। एक तो पहली शाखा है जंतु विज्ञान, और दूसरी शाखा है वनस्पत विज्ञान। अब जंतु विज्ञान, जंतु माने जितने भी पौधों को छोड़कर जीवित प्राणी हैं वो सब जंतु कहलाएंगे। इसका परिभाषा देख लें कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे जंतु विज्ञान कहेंगे, यानी जूलॉजी। परिभाषा देखें, अब विज्ञान नहीं आएगा, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जंतु विज्ञान कहते हैं, जंतु विज्ञान कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर हम दूसरी शाखा की बात करें जो वनस्पत विज्ञान है, वनस्पत विज्ञान, इसमें इसी परिभाषा को देख लें, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का उसकी जगह पेड़ पौधे लगाते हैं, यानी पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम वनस्पत विज्ञान कहते हैं। यानी जीव विज्ञान की वह शाखा, उसी प्रकार की परिभाषा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, पेड़ पौधों या वनस्पतियां कर सकते हैं, पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है,
वनस्पत विज्ञान कहेंगे, वनस्पत विज्ञान यानी बायोलॉजी, वनस्पत विज्ञान कहते हैं। अब इसमें दोनों जो शाखाएं जंतु विज्ञान और वनस्पत विज्ञान आ गई, इसमें जूलॉजी और जो बॉटनी दो प्रमुख शाखाएं बना देगी। तो इसमें जंतुओं का अध्ययन और इसमें पेड़ पौधे या वनस्पतियों का अध्ययन। लेकिन ये जो जंतुओं का अध्ययन, ये चाहे बड़े हों और चाहे छोटे हों, सबका अध्ययन इसमें किया जाए। इसी प्रकार से पौधे भी बड़े छोटे होते हैं, उनका भी अध्ययन किया जाएगा वनस्पत विज्ञान में। अगर मान लीजिए छोटे और बड़े मिला करके देखें तो दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है, चाहे जंतु विज्ञान हो या वनस्पत विज्ञान हो। ये दो शब्द होते हैं। पहला शब्द है माइक्रोस्कोपिक, यानी सूक्ष्म जंतुओं का अध्ययन या सूक्ष्म पौधों का अध्ययन। सूक्ष्म पौधे हुए होंगे जो हम अपनी आंखों से नहीं देख पाएंगे, यानी वी कैन नॉट सी विदाउट माइक्रोस्कोप। देख तो सकते हैं लेकिन उसके लिए सूक्ष्मदर्शी चाहिए। इसी प्रकार से जंतु भी बहुत छोटे होते हैं, उनका अगर अध्ययन किया जाएगा तो भी माइक्रोस्कोप कहलाएंगे। ये जंतु होंगे और ये पौधे होंगे। और अगर मान लीजिए जो हम अपनी आंखों से देख सकें, उनका अगर अध्ययन करते हैं तो ये बड़े जंतु हो गए, यानी बड़े जंतु हो गए या पौधे हो गए। तो माइक्रोस्कोपिक या मैक्रोस्कोपिक दोनों प्रकार के जंतु या पौधों का अध्ययन किया जाता है। अब इसके बाद जीव विज्ञान या बायोलॉजी शब्द जो आया है, ये लैमार्क और पेरेग्रिनस ने दिया है। लेकिन इसके जो जनक है, यानी फादर ऑफ जूलॉजी, बायोलॉजी, वो है अरस्तु। जनक कौन है? अरस्तु, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? अरस्तु। अरस्तु, अरिस्टोट कहा जाता है। इसी प्रकार से जो जंतु विज्ञान है, यानी जूलॉजी, इसके भी अब यहां जंतु विज्ञान फादर ऑफ जूलॉजी हो जाएगा। जूलॉजी, इसके भी जनक अरस्तु है। लेकिन जो वनस्पत विज्ञान है, वनस्पत विज्ञान, इसके जो जनक हैं वो फादर ऑफ बॉटनी, यानी इसके जो जनक हैं ये बदल जाते हैं और ये हैं थ्रियोप्रेस्टस। कौन है? थ्रियोप्रेस्टस। इसके तो यही हो गए, थ्रियोप्रेस्टस। ये तो थोड़ा सा आपने जीव विज्ञान का परिचय देखा, क्योंकि जीव विज्ञान जब विषय पढ़ेंगे तो जीव विज्ञान क्या है तो मालूम ही होना चाहिए। तो ये शाखाएं और प्रमुख मतलब शाखाओं के अतिरिक्त जो जनक हैं उनके बारे में बताया। अब जो पहली यूनिट आपको बताई गई वो है सजीव जगत की विविधता। उसमें सबसे पहले जो पहला अध्याय 1 है, अध्याय 1। अध्याय 1 में अभी हमने आपको बताया कि वर्गीकरण, वर्गीकी, म्यूजियम, हर्बेरियम और पादप विज्ञान। ये कोर्स में नहीं है, लेकिन क्या क्या अध्याय 1 में है, यानी इस अध्याय में सजीव जगत, सजीव जगत, ये अध्याय 1 है। और इसके अंतर्गत सबसे पहले हेडिंग दी गई है सजीव क्या है। ये देखें, सजीव क्या है, ये पढ़ेंगे आप चैप्टर में। तो सजीव जगत, अब सजीव जगत का मतलब है, अगर हम इसको देखें, सजीव जगत जैसा कि नाम है, इसमें पेड़ पौधे और जंतु दोनों आ जाएंगे। इसका अर्थ आप कह सकते हैं पादप जगत भी आएगा और जंतु जगत भी आएगा, दोनों आ जाएंगे। पादप जगत और जंतु जगत, ये सजीव जगत के अंतर्गत आएगा। और इसमें पादप और जंतु
थोड़ा सा संख्या के बारे में देख लें। देखिए पौधों की अगर दोनों की बात करें तो पादप और जंतुओं की कुल संख्या अब तक लगभग 17.5 लाख, दोनों की मिला के बता रहे हैं, 17.5 लाख जीवधारियों की खोज की जा चुकी है। कितने? 17.5 लाख। इनमें से अगर देखें तो लगभग 5.5 लाख के 5.5 लाख ये पेड़ पौधे हैं और लगभग 12 लाख ये लगभग जंतु हैं। इन सबका अध्ययन किया जाएगा इसी चैप्टर में। पादप जगत और जंतु जगत यानी सजीव जगत के 2 भाग कर दिए गए, जिनकी संख्या पौधों की कितनी है? 5.5 लाख है और जंतुओं की संख्या कितनी है? 12 लाख के है। ये सभी जो है पादप जगत यानी सजीव जगत के अंतर्गत आएंगे। अब सबसे पहले सजीव क्या है? देखिए सजीव क्या है? जो सजीव है यानी लिविंग सजीव, समझे, जो जीव होते हैं, जीवों में होने वाली रासायनिक क्रियाएं जीवों में होने वाली रासायनिक क्रियाएं, या कह सकते हैं सभी जीवों तथा रासायनिक क्रियाओं का। अब रासायनिक क्रियाओं का समझ लें जो हमारे शरीर में उपापचय की क्रियाएं। कौन सी क्रियाएं होंगी? उपापचय। तो जीवों में होने वाली रासायनिक क्रियाओं का मतलब उपापचय। इसको शब्द को पहले देखें फिर परिभाषा निकालेंगे। तो उपापचय का अर्थ होता है 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक उपचय और अपचय। इसको अभी उपापचय 2 शब्दों से मिलकर बना है, उपचय और अपचय। अब यहाँ पे दोनों शब्द पहले देखें फिर परिभाषा बिल्कुल सही निकल आएगी। उपचय का मतलब होता है एनाबालिक। क्या होता है? एनाबालिक। और अपचय का मतलब होता है कैटाबालिक। इन दोनों शब्दों को मिला करके शब्द आया उपापचय, यानी जीवों में होने वाली रासायनिक क्रियाएं अर्थात उपापचय। ये जब क्रियाएं होंगी तो शरीर में वृद्धि होगी, समझ लें, विकास होगा, इसके बाद जनन, जीवों के प्रति अनुक्रिया, अनुकूलन, एडेप्टेशन आदि को अभिव्यक्त करेगा ये। अब इसमें ये सब क्रियाएं कैसे होंगी ये समझ लें। सबसे पहले उपापचय देखें, क्योंकि रासायनिक जीवों में होने वाली रासायनिक क्रियाएं अर्थात उपापचय वृद्धि, विकास, जनन, जीवों के प्रति अनुक्रिया, अनुकूलन, कोशिकीय संगठन, जीव द्रव्य संगठन, बहुत से एरिया हैं इसमें। तो सबसे पहले एक देखें। तो उपचय का मतलब है अगर सरल पदार्थों से जटिल पदार्थ बनना है तो समझ लीजिए वो उपचय है। इसको समझ लें फिर समझें उपचय क्या है। उपचय का अर्थ है उपचय यानी एनाबालिक या एनाबालिक कुछ भी कहें,
एनाबॉलिक। अगर देखें तो यह एक शब्द देखें, इस क्रिया को संश्लेषी क्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? संश्लेषी, संश्लेषी या सिंथेसिस अंग्रेजी में। संश्लेषी दूसरी तरफ समझे इसको कि अगर सरल पदार्थों से जटिल पदार्थ बन रहे तो समझ लीजिए वो उपचय क्रिया है। पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो ये उपचय के अंतर्गत आएगा। इसका मतलब उपचय का सरल भाषा में कहें कि उपचय का अर्थ है सरल पदार्थों से जटिल पदार्थों का बनना, जटिल पदार्थों का बनना, पदार्थों का बनना उपचय कहलाता है। क्या कहलाता है? उपचय कहलाता है। अब इसको एक उदाहरण देख लें। इसके आगे का जो भाग है इसकी विशेषताएं या सजीवों के लक्षण के नाम से बाद में देखेंगे। तो उपचय कहलाता है जैसे प्रकाश संश्लेषण है तो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे पेड़ पौधे और मृदा से जल लेंगे। अब प्रकाश की उपस्थिति में पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाएगा तो क्लोरोफिल यानी CHL लिखते हैं। अब ये जटिल पदार्थ यानी ग्लूकोज बना लेंगे यानी C6H12O6, ये ग्लूकोज का सूत्र है। प्लस ऑक्सीजन निकालेंगे। देख रहे हैं? अब देखिए यहाँ सरल पदार्थों से जटिल पदार्थ बने। अगर बैलेंस देखें इस समीकरण को तो 6CO2 करना पड़ेगा और 6H2O करना पड़ेगा। अब 4×12 6 18, इधर 6 इसमें शामिल हो गए यानी 6O2 करना पड़ेगा। देख रहे हैं? तो प्रकाश संश्लेषण, अब परिभाषा अगर देखें प्रकाश संश्लेषण इसके अंतर्गत आएगा तो प्रकाश संश्लेषण की अगर परिभाषा देखें तो वो भी इससे निकल आएगी। इसके आगे प्रकाश संश्लेषण, तो प्रकाश संश्लेषण एक उपचयी क्रिया है जिसमें स्वकोषी पौधे मृदा से जल और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल द्वारा भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अब फिर अपचय देख लें। तो अपचय इसका जो दूसरा भाग है उसमें जटिल पदार्थों का विघटन होगा और सरल पदार्थ बने, यानी जटिल पदार्थों का विघटन होगा और सरल पदार्थ बनेंगे। यानी दूसरी हेडिंग आप कह सकते हैं अपचय। अपचय, अपचय यानी कैटाबाली, उल्टा है उसका। कैटाबाली उसका उल्टा है, यानी यहाँ पे जटिल पदार्थ टूटेंगे यानी विघटित होंगे और ये सरल पदार्थों में जाएंगे। जैसे श्वसन, श्वसन, अब श्वसन में क्या होगा? ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है यानी C6H12O6, ऑक्सीकरण होगा तो ऑक्सीजन ली जाएगी तो ये बन जाएगा CO2 और H2O। बस ये आखिरी, और प्लस ऊर्जा मिलेगी। ये कहाँ पे समाएंगे ये आगे देखेंगे। तो यहाँ पे इसको भी संतुलित कर लें। देखिए यहाँ पे कार्बन के 6 है तो यहाँ पे 6CO2 आ जाएगा। भाई दोनों तरफ अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं को बैलेंस करना होता है तो 6CO2 आ जाएगा। हाइड्रोजन के यहाँ पे 12 है, कितने हैं? 12, और यहाँ पे 2 ही है। 12/2 करें तो सीधा सीधा आ जाएगा 12/2 यानी हम 6 लगा दें। देख रहे हैं कि कितना लगा दें? 6 प्लस करके तो 6H2 हो जाएगा। तो आप दोनों समझ गए होंगे उपचय और अपचय को मिला के उपापचय कहते हैं। इसके आगे के जितने सजीवों के लक्षण हैं वो आपको अगले, इसके तुरंत बाद वीडियो अपलोड होगा उसमें बताया जाएगा। उसमें वृद्धि, विकास, जनन, अंकुरिया, कोशिकीय संगठन, जीव द्रव्य आदि सभी बताए जाएंगे। धन्यवाद।